हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 14, घमंडी बॉस की जिद्दी असिस्टेंट। उसकी बात पर नंदिता की सांस जैसे एक पल को अटक गई। उसने तुरंत नजरें फेर ली, जैसे कबीर की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखना उसके लिए खतरनाक हो। नंदिता झुंझलाकर बोली, ख्वाब देखना अच्छी बात है सर, पर हर ख्वाब सच नहीं होता। पीछे से बच्चों की खिलखिलाहट गूंज उठी। छुटकी फिर से कबीर की टांगों से लिपट गई और बाकी बच्चे उसके चारों तरफ जमा हो गए। कबीर हंस पड़ा। उसने अपनी दर्द से भरी हथेलियों की तरफ देखा, फिर बच्चों की चमकती आंखों की तरफ। नंदिता ने पलटकर उसे देखा। धूल, पसीना, छिले हुए हाथ और फिर भी चेहरे पर वही मुस्कान। जाने क्यों उसका दिल एक पल को फिर डगमगा गया। तभी पीछे से पायल की छनक और मटके रखे जाने की आवाज आई। राधा अपनी मटकी जमीन पर रखते हुए कबीर के बिखरे बाल और धूल भरे चेहरे को ताड़ते हुए बोली, अरे ओ साहब, हुलिया तो ऐसा बना रखा है जैसे किसी जंग से आए हो। पर मानना पड़ेगा नंदू, ये शहर के बाबू लोग धूल और पसीने का ये दर्द भी बड़े सलीके से सहते हैं। कबीर हल्के मुस्कान के साथ बोला, जंग ही तो है राधा, बस ये मैदान थोड़ा धूल भरा है। वैसे क्या तुम्हारी सहेली हमेशा इतनी ही खतरनाक बातें करती है या ये खास मेहमान नवाजी सिर्फ मेरे लिए है? नंदिता ने राधा को अपनी कोहनी से मारा और कबीर की तरफ चाय का ग्लास बढ़ा दिया। कबीर बोला, इस कड़ी धूप में चाय? तुम्हें लगता है कि ये चाय मेरी तपन कम कर पाएगी? कड़वाहट तो रगों में पहले ही बहुत भरी है नंदिता। उसने ग्लास लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने नंदिता के पोरों को छुआ, नंदिता ने एक झटके से अपनी नजरें नीचे कर ली। राधा चहकते हुए बोली, साहब, कड़वाहट चाय में नहीं, इस लड़की के मिजाज में है। आप बस काम पर ध्यान दीजिए, वरना ये आपको बिना मजदूरी दिए ही शहर वापस भेज देगी। कबीर ने चाय का घूंट लिया और तिरछी नजरों से नंदिता को देखा। वो उससे नजरें चुराई खड़ी थी। कबीर हल्की पर गहरी मुस्कान के साथ बोला, मजदूरी तो ये मुझे दे चुकी है राधा। जिस नफरत से ये मुझे देखती है उसमें इतनी शिद्दत है कि किसी भी रईसी से ज्यादा कीमती लगती है। बस डर इस बात का है कि कहीं ये नफरत खत्म हो गई तो मेरा यहाँ रुकने का कोई बहाना ही नहीं बचेगा। नंदिता की उंगलियां आपस में इस कदर उलझ गई मानो वो अपने अंदर उठते तूफान को थाम लेना चाहती हो। नंदिता बोली, मेहमान नवाजी उनके लिए होती है जो बुलावे पर आते हैं। बिन बुलाए मेहमानों के लिए तो बस ये कड़वी चाय और ये गुड़ की डली ही बहुत है। राधा हंसते हुए पल्लू संभालते हुए बोली, देख रहे हो साहब, हमारी नंदू की जबान पर शहद की उम्मीद मत रखिएगा। ये तो कड़वे नीम की वो टहनी है जो सिर्फ सच बोलती है। पर साहब, आप भी कम नहीं हैं। सुना है कल रात आप इस मुंडेर पर भूत बने बैठे थे। कबीर हल्की थकी मुस्कान के साथ बोला, बुत बनना मेरी मजबूरी थी राधा, क्योंकि कुछ दरवाजे जब बंद होते हैं तो इंसान न अंदर जा सकता है और न वहां से लौट सकता है। और रही बात प्लान की, तो कबीर शेरगिल अब हिसाब किताब करना भूल चुका है। अब तो बस ये देखना है कि ये मिट्टी मुझे अपनाती है या अपनी धूल में मिला देती है। उसकी आवाज में ऐसी खनक थी जिसने नंदिता को भीतर तक हिला दिया था। कबीर नंदिता के और भी करीब आकर धीमे स्वर में बोला, वैसे मंडेर पर बैठने का सुकून भी वही जान सकता है नंदिता, जिसने पूरी रात जाग कर किसी एक खिड़की के खुलने का इंतजार किया हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये सब सिर्फ एक बिजनेस प्लान है? नंदिता ने अपनी नजरें चुरा ली, क्योंकि कबीर की आंखों का सच उसे उसके ही जज्बातों के सामने कमजोर बना रहा था। नंदिता हल्के से झुंझलाहट में बोली, राधा, तू अपना काम कर, इनका मनोरंजन मत बन। कबीर ने ग्लास वापस किया। उसने एक पल के लिए अपनी सूजी हुई हथेलियां नंदिता के सामने खोल दी। वे छाले अब लाल पड़ चुके थे। कबीर बहुत ही मध्यम आवाज में सिर्फ नंदिता के लिए बोला, ये देख रही हो, ये दर्द नहीं है नंदिता, ये वो पहली ईंट है जो मैंने उस दीवार को गिराने के लिए चुनी है जो तुमने अपने और मेरे बीच खड़ी की है। आज हाथ छिले हैं, कल शायद वजूद भी छिल जाए, पर मैं अपनी मजदूरी वसूल किए बिना नहीं जाऊंगा।
नंदिता की सांसें भारी हो गई। कबीर की आंखों में जो हक था वो उसे डरा रहा था। उसने बिना कुछ कहे राधा का हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए वहां से ले गई। नंदिता बोली, राधा, बहुत हो गई तेरी बकवास। चल अब यहाँ से। कुएं पर पानी भरने जाना है या यही पंचायत बिठानी है? राधा पीछे मुड़ मुड़ कर कबीर को देख रही थी और हंस रही थी। राधा नंदिता के कान में फुसफुसाई, बंदा हीरा है नंदू, बस थोड़ा धूल में सना है। थोड़ा पोंछ लेगी तो तेरी किस्मत चमक जाएगी। पर कबीर का चेहरा अब फिर से गंभीर हो चुका था। उसने फिर से वही खुरदरी लकड़ी उठा ली। उसे पता था कि रास्ता लंबा है, पर अब मंजिल सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि नंदिता का वो दिल था जो पिघलने की कगार पर था। रात के 11 बज रहे थे। पूरी बस्ती सो चुकी थी। नंदिता अपनी कोठरी के बाहर खाट पर लेटी आसमां देख रही थी, पर उसका ध्यान बार बार बाहर की उस अधूरी दीवार की तरफ जा रहा था जहां कबीर ने अपना ठिकाना बनाया था। उसने उठकर देखा, कबीर वहीं बैठा था। टॉर्च की रोशनी में कुछ कागजात देख रहा था, शायद स्कूल का मैप। उसके पास ना कोई पंखा था, ना कोई आराम। मच्छरों का झुंड और वो गर्म उमस भरी हवा। नंदिता का दिल पसीजने लगा, पर उसका स्वाभिमान उसे रोक रहा था। उसने सोचा, क्या वाकई ये इंसान मेरे लिए अपनी पूरी रईसी दांव पर लगा चुका है, या ये सिर्फ एक बहुत बड़ा ड्रामा है? तभी उसने देखा कि कबीर को तेज खांसी उठी। वो पानी के लिए इधर उधर देखने लगा, पर उसके आसपास कहीं पानी नहीं था और उसकी प्यास अब सिर्फ गले में नहीं, अंदर तक उतर चुकी थी। नंदिता से रहा नहीं गया। वह लोटा लेकर बाहर निकली। जैसे ही वह कबीर के पास पहुंची, उसे हवा में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। कबीर का चेहरा टॉर्च की हल्की रोशनी में भी सुर्ख लाल दिख रहा था और उसकी सांसें असामान्य रूप से भारी और गर्म थी। जब कबीर ने पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके हाथों की थरथराहट और उसकी आंखों के कोनों में उतरी वो पीली थकान साफ बता रही थी कि कबीर का शरीर अंदर ही अंदर किसी तेज बुखार की चपेट में आ चुका है। नंदिता पीछे से ठंडी आवाज में पर दिल में घबराहट लिए हुए बोली, इतनी मेहनत तो आपने ऑफिस में भी नहीं की होगी सर, जितने यहाँ खुद को मसीहा साबित करने में कर रहे हैं। कबीर पलटा। उसकी आंखों में थकान और जुनून का एक अजीब मेल था। उसने पानी पिया, पर उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। कबीर पानी पीते हुए बोला, वहां फाइलें बोलती थी नंदिता, यहाँ रूह बोलती है। वैसे इस वक्त बाहर आना, क्या मेरी फिक्र हो रही है? नंदिता छेपते हुए बोली, फिक्र? आप खुद को ज्यादा अहमियत मत दीजिए। पानी खत्म हो गया था इसीलिए आई थी, अब जा रही हूँ सोने। वह मुड़ी, पर कबीर ने उसकी ओढ़नी का कोना पकड़ लिया। स्पर्श इतना हल्का था जैसे कोई हवा का झोंका हो, पर उस स्पर्श के साथ ही नंदिता को कबीर की उंगलियों की दहकती हुई तपन का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी ओढ़नी पर जलता हुआ कोयला रख दिया हो। नंदिता के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। कबीर बेहद गंभीर होकर बोला, एक दिन आएगा नंदिता, जब तुम मेरी फिक्र नहीं मुझ पर हक जताओगी, और उस दिन में मैं सच में कबीर शेरगिल कहलाने के लायक बनूंगा। नंदिता ने बिना कुछ कहे अपना पल्लू छुड़ाया और भागकर अंदर चली गई। नंदिता कोठरी के अंदर तो आ गई थी, पर उसका दिल अब भी उसी ठंडे मुंडेर पर ठिठका हुआ था। उसे एहसास हो चुका था कि कबीर बीमार है। उसने अपनी हथेलियों को अपने कानों पर रख लिया ताकि धड़कनों का शोर कम हो सके, पर कबीर के वो लफ्ज, मुझ पर हक जताओगी, दीवारों से छनकर उसके कानों में पिघलते हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। पर इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, बस्ती में अचानक मौसम ने एक ऐसी करवट ली कि सब कुछ तहस नहस होने लगा। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक कड़कड़ाहट हुई। आसमां का मिजाज पल भर में बदल गया। धूल भरी आंधी चलने लगी जो बस्ती की कच्ची छतों को उखाड़ने पर तुली थी। नंदिता ने खिड़की के झरोके से बाहर झांका। कबीर वहीं खड़ा था। बारिश की पहली बूंदें उसके तपते हुए शरीर पर गिर रही थी। उसका शरीर बुखार की तपिश और बाहर की ठंडी हवा के बीच एक जंग लड़ रहा था। बस्ती में कोहराम मच गया। स्कूल की अधूरी छत पर रखी लोहे की भारी चादरें हवा के थपेड़ों से कागज की तरह फड़फड़ाने लगी। वह छत ऊंची थी और हवा का रुख
सीधा बस्ती की उन झुग्गियों की तरफ था जहां मासूम बच्चे और बुजुर्ग गहरी नींद में थे। अगर एक भी चादर उखड़ी तो वह मौत का फरमान बन सकती थी। नंदिता ने देखा कि कबीर लड़खड़ाते हुए उस कच्ची सीढ़ी की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में इस वक्त कोई होश नहीं था, बस एक पागलपन था। नंदिता दहलीज पर आकर चीखी, कबीर, पागल मत बनिए। आप इस हालत में ऊपर नहीं जा सकते। आपका शरीर आग की तरह जल रहा है। कबीर रुका। उसने मुड़कर नंदिता को देखा। बारिश का पानी उसके चेहरे की धूल धो रहा था, पर उसकी आंखों की लाली और भी गहरी हो गई थी। कबीर भारी और टूटी हुई आवाज में बोला, आज अगर मैं रुक गया नंदिता, तो कल तुम फिर यही कहोगी कि शहर के लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। आज मुझे ये साबित करना है कि कबीर शेरगिल सिर्फ हुक्म चलाना नहीं, अपनी रूह झोंकना भी जानता है। वह ऊपर चढ़ गया। ऊपर का नजारा खौफनाक था। हवा इतनी तेज थी कि खड़े रहना भी मुश्किल था। कबीर ने एक भारी लोहे की चादर को अपने दोनों हाथों से दबोच लिया। उसके हाथों के ताजा छाले उस ठंडे लोहे और खुरदरी कीलों से रगड़ खा रहे थे। दर्द ऐसा था कि किसी की भी चीख निकल जाए, पर कबीर ने अपने होठ भींच लिए। उसने अपने खून से लथपथ हाथों से हथौड़ा उठाया। हर चोट के साथ उसका सिर चकरा रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, पर वह खुद को गिरने नहीं दे रहा था। उसने अपनी पूरी जान उस आखिरी चादर को जाम करने में लगा दी। जैसे ही आखिरी कील ठुकी, आंधी का जोर कम हुआ, पर कबीर के सब्र का बांध टूट गया। वह वही छत की मुंडेर पर ढह गया। उसका शरीर पसीने और बारिश की पानी में पूरी तरह भीग चुका था और सांसें ऐसी चल रही थी जैसे कोई भाप का इंजन हो। नंदिता हाफती हुई ऊपर पहुंची। उसने देखा कि कबीर की हथेलियां पूरी तरह छिल चुकी थी। खून पानी के साथ मिलकर छत पर फैल रहा था। नंदिता उसका चेहरा थामते हुए रूंधे हुए गले से बोली, क्यों किया ये सब? क्या साबित करना चाहते थे? अपनी जान देकर मुझे अपराधी बनाना चाहते थे? नंदिता उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए बिलख पड़ी। क्या मिल गया आपको ये सब करके? देखिए अपनी हालत। कबीर ने बहुत मुश्किल से अपनी भारी पलकें उठाई। उसने अपना कांपता हुआ हाथ नंदिता के गालों के पास ले जाने की कोशिश की, पर बीच में ही रोक लिया। शायद इसलिए कि उसके हाथ गंदे और लहूलुहान थे। कबीर निढाल होकर लगभग फुसफुसाते हुए बोला, साबित कुछ नहीं करना था नंदिता, बस ये देखना था कि क्या आज भी तुम्हें मुझ में शेरगिल का अहंकार दिखता है, या सिर्फ वो कबीर जो तुम्हारे एक यकीन के लिए मिटने को तैयार है। नंदिता, अब तो मान लो कि ये कोई बिजनेस प्लान नहीं था। ये तो बस तुम्हारे उस भरोसे की एक छोटी सी कीमत थी। उसके शब्द खत्म होते ही उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई। वह सीधा नंदिता के कंधों पर गिर पड़ा। कबीर का तपता हुआ माथा जब नंदिता के कंधे से लगा तो उसे महसूस हुआ कि यह बोझ किसी इंसान का नहीं, बल्कि उसके अटूट विश्वास का है। नंदिता ने उसे कसकर पकड़ लिया। उस पल उसकी गोद में कोई अरबपति बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक हारा हुआ प्रेमी था जिसने अपना सब कुछ वार दिया था। नंदिता ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और कबीर के भारी शरीर को सहारा देकर नीचे उतारा। वह उसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। उसने कबीर का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे घसीटते हुए अपनी कोठरी के अंदर ले आई। आज उसने उस मर्यादा और दहलीज की परवाह नहीं की जिसे वह जान से भी ज्यादा मानती थी। उस पल उसे न दुनिया का डर था, न गांव वालों की बातों का, और न ही मालती की कड़वाहट का। उसे बस इस बात का डर था कि कहीं ये सुलगती हुई सांसें खामोश न हो जाएं। उसके लिए इस वक्त कबीर की जान से बड़ा कोई भी संस्कार नहीं था। अंदर कोठरी में मध्यम रोशनी थी। नंदिता की माँ, जो कोने में अपनी माला को जप रही थी, हड़बड़ाकर उठी। उन्होंने जब कबीर को इस हाल में देखा तो उनके हाथ से माला छूट गई। वो घबराते हुए बोली, नंदिता, ये क्या? कबीर बेटा, इसे क्या हुआ?
नंदिता हाफते हुए बोली, माँ, इन्होंने जान दांव पर लगा दी। बारिश में लोहे की छतों की चादरें गिर रही थी। इन्होंने अकेले उन्हें थाम लिया। माँ, ये आग की तरह तप रहे हैं। माँ ने बिना एक पल गवाए बिस्तर के एक तरफ जगह बनाई और कबीर को वहां पर लिटाने में मदद की। कबीर का बुखार इतना तेज था कि वह बेहोशी में भी बड़बड़ा रहा था। नंदिता, स्कूल, चादर, बच्चों को चोट मत लगने देना। उसके होठ सूख कर सफेद पड़ गए थे। नंदिता की आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। उसने कबीर की भीगी हुई शर्ट के बटन खोले ताकि वह सांस ले सके। उसने देखा कि कबीर की छाती और कंधे पर भी रगड़ के गहरे निशान थे। वह तुरंत पानी और कपड़ा लाई और कबीर के माथे पर ठंडी पट्टियां रखने लगी। तभी दरवाजे पर राधा आई। उसने कोठरी के अंदर का नजारा देखा, जहां एक माँ अपने बेटे की तरह कबीर के पैरों को मल रही थी और नंदिता उसके सांसों की पहरेदारी कर रही थी। उसने जब कबीर को नंदिता की खाट पर इस हाल में देखा तो उसकी आंखें भर आई। राधा मध्यम और भर्राई हुई आवाज में बोली, नंदू, देख तो सही इसे। वो बंदा आज सच में मिट्टी का हो गया है। शहर का शेरगिल जिसके एक इशारे पर दुनिया नाचती थी, आज हमारी इस टूटी हुई कोठरी में बेसुध पड़ा है। अपनी रईसी, अपना रुतबा, यहाँ तक कि अपनी जान, सब कुछ इसने इस धूल भरी बस्ती के नाम कर दी। नंदिता ने कबीर के हाथ की पट्टी बदली, पर उसका ध्यान राधा की बातों पर ही था। राधा आगे बढ़कर कबीर के चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, क्या अब भी तुझे लगता है नंदिता कि ये सब सिर्फ एक नाटक है? नाटक करने वाला इंसान अपनी चमड़ी नहीं उधड़वाता, अपनी रूह को ऐसे दांव पर नहीं लगाता। देख, खुद को तेरे एक भरोसे के लिए राख होने तक झोंक दिया है। खुदा ना करे अगर आज इसे कुछ हो जाता तो तू पूरी जिंदगी अपने ही स्वाभिमान के बोझ तले दब जाती। नंदिता की माँ ने राधा की तरफ देखा और फिर अपनी बेटी की तरफ। माँ बोली, नंदिता, मैंने अपनी उम्र गुजार दी लोगों को पहचानते हुए। इस बच्चे के हाथों की ये छिलन और ये बुखार कोई दवा से नहीं आया है। ये तो उस रूह की तड़प है जो तुझे अपना खुदा मान चुकी है। आज इसकी सेवा करना तेरा फर्ज नहीं, तेरा हक है। राधा नंदिता के करीब आकर बोली, ये अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा नंदू, ये तो एक जीता जागता सबूत बन गया है कि जब रईसी घुटने टेकती है तो वो इसी मिट्टी में फकीर बनकर सजदा करती है। लोग कहते हैं कि बड़े लोग सिर्फ लेना जानते हैं, पर इस शख्स ने तो अपने आखिरी सांस तक तेरे स्वाभिमान की रक्षा में लगा दी। आज अगर तूने इस त्याग को नहीं पहचाना तो शायद कल ये बस्ती फिर से अनाथ हो जाएगी। नंदिता ने कबीर का जलता हुआ हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और उसे अपने गाल से सटा लिया। नंदिता फुसफुसाते हुए बोली, चुप हो जा राधा, अब और मत कह। मेरा पत्थर जैसा मन आज कांच की तरह टूट चुका है। मुझे अपनी नफरत पर शर्म आ रही है। मैंने जिसे अहंकारी समझा वो तो मेरे लिए सब कुछ छोड़ आया। पूरी रात कबीर के बुखार के साथ नंदिता का मन भी सुलगता रहा। कभी वह उसके हाथों के जख्मों पर लेप लगाती और हर 5 मिनट में कबीर की पट्टियां बदलती, तो कभी उसके बड़बड़ाने पर उसका हाथ थाम लेती। रात भर की उस मूसलाधार बारिश के बाद जब सुबह की पहली किरण नंदिता की कोठरी की कच्ची खिड़की से अंदर आई तो कबीर का बुखार कुछ कम था। उसने धुंधली आंखों से देखा कि एक छोटे से कमरे में हवा का कपूर और सोंधी की मिट्टी की महक है। नंदिता पास ही बैठी पट्टी बदल रही थी। तभी राधा हाथ में चाय के 2 कुल्हड़ लिए चहकती हुई अंदर आई। उसने जब कबीर को होश में देखा तो उसके चेहरे पर एक शरारती चमक आई। राधा कबीर को देखते हुए मजाकिया अंदाज में बोली, अरे वाह, शेरगिल साहब तो जाग गए। नंदू, देख तो सही,
कल रात जो मजनू बारिश में भीगकर अपनी जान देने पर तुला था, सुबह होते होते उसका चेहरा तो ऐसे चमक रहा है जैसे साक्षात राजकुमार हो। कबीर ने उठने की कोशिश की, पर पूरे बदन में दर्द की लहर दौड़ गई। नंदिता ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सहारा दिया। नंदिता राधा को घूरते हुए बोली, राधा चुप कर, सर को अभी आराम की जरूरत है। और तू ये चाय यहाँ रख और जा। राधा खाट के कोने पर बैठते हुए बोली, अरे जाने की जल्दी क्या है, अभी तो साहब से जान पहचान भी नहीं हुई है। वैसे साहब मानना पड़ेगा, शहर की गाड़ियों और ऊंची इमारतों को छोड़कर इस मिट्टी की कोठरी में लेटना कैसा लग रहा है। यहाँ मखमली गद्दे तो नहीं है, पर इस बिस्तर पर नंदू की माँ की दुआओं का असर जरूर है। कबीर के होठों पर एक कमजोर लेकिन सच्ची मुस्कान आई। उसे राधा का यह बेबाक अंदाज अच्छा लगा। कबीर धीमी आवाज में बोला, मखमली गद्दों पर नींद आती है राधा, पर सुकून वो शायद पहली बार यहीं मिला है। वैसे तुम नंदिता की तारीफ कर रही हो या मेरी हालत का मजाक उड़ा रही हो? राधा हंसते हुए बोली, मैं तो हकीकत बता रही हूँ साहब। इस बस्ती में हर कोई आपकी चर्चा कर रहा है। कोई कह रहा है कि आप पागल हो, तो कोई कह रहा है कि आप प्यार में पड़ गए हो, पर मुझे तो लगता है कि आप जिद्दी हो, बिल्कुल इस नंदू की तरह। दो पत्थर जब टकराते हैं तो आग ही लगती है। नंदिता का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने राधा को लगभग धक्का देते हुए बाहर की तरफ किया। नंदिता बोली, राधा बहुत हो गया तेरा ड्रामा, जा यहाँ से, वरना ये चाय मैं तेरे सिर पर उड़ेल दूंगी। राधा बाहर जाते जाते मुड़कर आंख मारते हुए बोली, जा रही हूँ बाबा, जा रही हूँ, पर साहब एक बात याद रखना, नंदू जितनी बाहर से नारियल की तरह सख्त है, अंदर से उतनी ही मीठी है। बस थोड़ा और तड़पाइए, फिर ये खुद ब खुद पिघल जाएगी। राधा के जाते ही कोठरी में फिर से एक खामोश हलचल मच गई। कबीर ने देखा कि नंदिता की नजरें झुकी हुई थी और वह जानबूझकर इधर उधर के काम में लग गई थी। कबीर नंदिता का ध्यान खींचते हुए बोला, तुम्हारी सहेली काफी मुंहफट है, पर उसने एक बात सच कही। नंदिता रुकी, पर वो मुड़ी नहीं। कबीर बोला, उसने कहा कि मैं जिद्दी हूँ। हाँ मैं हूँ, पर मेरी ये जिद अब स्कूल बनाने तक नहीं रुकी नंदिता। मेरी जिद तो अब उस पत्थर को पिघलाने की है जिसे लोग तुम्हारा दिल कहते हैं। पर अब मुझे यकीन है कि उस पत्थर के अंदर कहीं ना कहीं मेरा नाम भी धड़कता है। कबीर की आवाज में वो जादू था कि कोठरी की कच्ची दीवारें भी जैसे गूंज उठी। नंदिता के हाथ में जो पट्टी थी वह वहीं ठहर गई। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और कबीर की आंखों में देखा। उन आंखों में अब वह शेरगिल वाला घमंड नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्यास थी जो बरसों से अधूरी थी। नंदिता धीमी और कांपती हुई आवाज में बोली, पत्थर पिघल जाए तो वो अपनी जगह छोड़ देता है सर, और मैं अपनी जगह अपनी जड़ें नहीं छोड़ सकती। आप यहाँ मेहमान हैं और मेहमानों को रुखसत होना ही पड़ता है। कबीर ने अपना वह हाथ जिसकी खाल उधड़ चुकी थी धीरे से नंदिता के हाथ पर रखा। नंदिता सिहर उठी, पर इस बार उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। कबीर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, जड़ें मिट्टी में होती हैं नंदिता, और मैं तो अब खुद को इस मिट्टी में मिला चुका हूँ। तुम मुझे मेहमान कह रही हो? मेहमान वो होता है जो कुछ दिनों के लिए आए और यादें लेकर चला जाए, पर मैं तो यहाँ अपनी रूह का एक हिस्सा छोड़ने आया हूँ। तुम अगर चाहो भी तो मुझे खुद से जुदा नहीं कर पाओगी। नंदिता ने अपनी नजरें झुका ली। खिड़की से आती सुबह की वो गुनगुनी धूप कबीर के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके जख्म और भी साफ दिख रहे थे। नंदिता का दिल चाहा कि वह उन जख्मों को चूम ले, पर वह खामोश रही। नंदिता हल्के मुस्कान के साथ जो पहली बार उसके आंखों तक पहुंची थी, वो बोली, चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए, और हाँ,
अब मुंडेर पर बैठने की जरूरत नहीं है। माँ ने कहा है कि आप जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते आप यहीं रुकेंगे। इतना कहकर नंदिता तेजी से कोठरी से बाहर निकल गई, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसकी आंखें उसका बचा खुचा राज भी ना खोल दे। कबीर ने कुल्हड़ उठाया और चाय का एक घूंट लिया। चाय कड़वी थी, पर उसकी तासीर में आज एक अजीब सी मिठास थी। उसने बाहर आंगन में देखा, जहां नंदिता तुलसी के पौधे को जल चढ़ा रही थी। कबीर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, हार कर भी जीत जाना किसे कहते हैं, यह आज समझ आया। कबीर शेरगिल ने दुनिया जीती थी, पर कबीर ने आज खुद को हार कर तुम्हें जीत लिया है नंदिता। बस्ती में अब चहल पहल शुरू हो चुकी थी। चिड़ियों की चहचहाट और दूर से आती मंदिर की घंटी की आवाज जैसे कबीर और नंदिता की इस नई और अनकही दास्तां की गवाह बन रही थी। धूप तेज हो रही थी और उस तेज धूप में अब कबीर के लिए तपन नहीं, बल्कि एक नई मंजिल का एहसास था। भाग 15 कल आएगा, जरूर देखिएगा। पूरी कहानी देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज अपने चैनल रूहानी रिश्ते को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपसे कोई भी कहानी का एहसास या शॉर्ट छूट ना पाए। मैं हूँ आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।